हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम फिर से आपके सामने अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए, अपने टॉपिकों को आगे वाला टॉपिक लेते हुए फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि हम लोग पिछले अपने व्यूज में वगैरह वगैरह देख रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। फिर भी अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज में कोई भी कमी नज़र आती है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि सर आपकी वीडियोज में हमें ये सुधार चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इतना यकीन रखिए कि हम अपनी अगली वीडियो में उसमें सुधार जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके पास नॉलेज बेहतर से बेहतर पहुंचे। अब हमारा काम है अपने सिलेबस को आगे बढ़ाने का। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे एक बार उस पर ध्यान लगाते हैं कि हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ लिया है। देखिए, हम लोग आपके 12th क्लास का जो सिलेबस था उसको कॉम्पिटेटिव फॉर्मों में पढ़ रहे हैं। और उसको कॉम्पिटेटिव फॉर्मों में पढ़ते हुए हम लोग पहला चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में। और पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर था। उसमें आवेश वगैरह, आवेश के गुणधर्म, आवेशन, आवेश की जांच और आपका कूलाम का नियम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोगों ने जब पिछला टॉपिक कूलाम का नियम पढ़ा है, तो हम लोग इसमें इतना ध्यान रखें कि कूलाम का नियम होता क्या है। देखिए, कूलाम के नियम में हम लोग आवेशों के मध्य में बल निकालते हैं। दो आवेश रखे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाले बल को कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये हमारा ज्ञात करने का मुद्दा था। अब हमारा काम है इस वीडियो में ये जानना कि कूलाम के नियम में और ऐसी क्या बातें हैं जो हम लोगों को नहीं पता होती। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग बताएं आपको कि आपके कूलाम के नियम में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि यदि दो आवेश, जैसे एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, अगर एक दूसरे से r दूरी पर है, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन अब हमारा काम है कि कुछ ऐसी बातें बताना जो इसके अलावा होती हैं। तो देखिए, मैं उनको अपने नोट में बताता हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो कूलम्ब बल है ये केवल स्थिर आवेश होगा, तभी ये संभव है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि स्थिर आवेश है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। जब भी आप लोगों को कूलम्ब बल की बात करनी हो, विद्युत बल की गणना करनी हो, तो याद रखिए आपका आवेश स्थिर होना चाहिए। क्योंकि अगर गतिशील आवेश हुआ तो वहां पर विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी लगेगा, जिसके कारण आप अकेले विद्युत क्षेत्र के कारण लगे विद्युत बल को ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि विद्युत बल की परास क्या है, ये किस परास में लगता है। तो आप लोगों को याद रखना है बच्चों, विद्युत बल की परास होती है 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक। आपका जो विद्युत बल है वो विद्युत बल कितनी परास में लगता है, आपके 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक। और याद रखिए, इस 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप लोग नाभिकीय भौतिकी में पढ़ोगे कि इससे कम परास में लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। इससे कम परास में लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों, नाभिकीय बल। तो आपका जो विद्युत बल लगेगा, कूलम्ब बल लगेगा, आवेशों के बीच में दूरी क्या होनी चाहिए, या तो 10⁻⁻15 मीटर या इससे अधिक, और कहां तक, कुछ किलोमीटर तक। कुछ किलोमीटर से ज्यादा नहीं और आपके 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं। यस या नो। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक फर्मी का मतलब फेम्टोमीटर, एक फर्मी से कुछ किलोमीटर तक। अगली बात, आपका जो विद्युत बल है, जिस विद्युत बल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो याद रखना ये जो विद्युत बल है एक संरक्षी बल होता है। कैसा बल होता है, संरक्षी बल। और एक बात और याद रखनी है, ये केंद्रीय बल भी होता है। कैसा होता है, केंद्रीय बल, क्योंकि ये एक आवेश के केंद्र की ओर लगता है। ये एक आवेश के केंद्र की ओर लगता है, तो ये एक केंद्रीय बल भी है। कैसा है बच्चों, केंद्रीय बल। विद्युत बल संरक्षी बल भी है और केंद्रीय बल भी। चौथा पॉइंट, एक बात अच्छी तरह याद रखना कि जो विद्युत बल है, आपका विद्युत बल, इसका मान सदैव गुरुत्वीय बल से इसका मान सदैव गुरुत्वीय बल से अधिक होता है। इसका मान गुरुत्वीय बल से सदैव कैसा होता है,
अधिक। देखिए बच्चों, मैं चाहता तो ये सारे पॉइंट ऐसे जो एक्स्ट्रा मैं छोड़ भी सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरी क्लासें 12th क्लास के लिए ही नहीं, कंपटीशन के लिए भी यूजफुल है, और खासकर एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए आने वाले क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। तो मुझे वो सब कुछ पढ़ाना है जो आपके सिलेबस से एक्स्ट्रा में है। तो आप याद रखेंगे कि जो विद्युत बल है हम तभी याद कर सकते हैं जब आवेश स्थिर हो, और स्थिर आवेश के साथ साथ आपके आवेश बिंदुवत हो। आपके आवेश कैसे हो? बिंदुवत। आवेश स्थिर हो और स्थिर आवेश के साथ साथ आवेश कैसे हो? बिंदुवत। आपके विद्युत बल है, उस विद्युत बल की परास 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक, 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक, यानी 1 फर्मी मीटर से 1 फेम्टो से 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर से कुछ किलोमीटर तक। याद रखना, इससे कम परास में लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं, जो प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। और यहीं पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, प्रकृति का सबसे दुर्बल बल होता है वैन डर वाल्स बल। प्रकृति का सबसे दुर्बल बल होता है वैन डर वाल्स बल, और सबसे प्रबल बल कौन सा है बच्चों? नाभिकीय बल। याद रखना, विद्युत बल एक संरक्षी बल है, विद्युत बल एक संरक्षी बल है और केंद्रीय बल भी। विद्युत बल एक संरक्षी बल है और केंद्रीय बल भी, तथा विद्युत बल का मान आपके गुरुत्वीय बल से अधिक होता है। विद्युत बल का मान गुरुत्वीय बल से सदैव अधिक होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने जाना कि विद्युत बल है क्या, आपके विद्युत बल के गुणधर्म क्या क्या है, विद्युत बल से जुड़ी हुई सारी बातें, फॉर्मूला वगैरह वगैरह, और आपके ये सारे पॉइंट। अब हम शुरू करते हैं आपके कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पॉइंट आपके कूलाम नियम का सदिश निरूपण, यानी ये जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को विद्युत बल का सदिश रूप में लिखाया था, सदिश रूप में विद्युत बल का जो फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूला आपके निर्देशांक ज्यामितियों में कैसे कार्य करता है, हमारा मुख्य बिंदु ये है। तो देखिए बच्चों, मैंने एक द्विविम निर्देशांक ज्यामिति ली। हम लोग एक द्विविम निर्देशांक ज्यामिति लेते हैं x, o, y, और इसके मूल बिंदु O पर मैंने कोई बिंदु आवेश Q1 ले लिया। इसके मूल बिंदु O पर मैंने कोई बिंदु आवेश Q1 ले लिया, और इस निर्देशांक ज्यामिति में किसी अन्य बिंदु पर बिंदु आवेश Q2 लिया, अन्य बिंदु पर बिंदु आवेश Q2 ले लिया, और इनके बीच की दूरी r है। तो आपका ये स्थिति सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिति सदिश r वेक्टर। हम इसको मिटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारी बारी है। आप अच्छी तरह जानते हो कि Q1 के द्वारा Q2 पर भी बल लगेगा और Q2 के द्वारा Q1 पर भी बल लगेगा। अब हमें उस बल की गणना करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आराम से लिखूंगा, आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, तो अब हम बात करते हैं कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगा विद्युत बल। आपके आवेश Q1 के कारण Q2 पर कितना विद्युत बल लगता है, हमें उसकी गणना करनी है। याद रखना, Q1 के कारण Q2 पर लगे हुए बल की गणना करनी है। मैंने मान लिया कि ये दोनों आवेश सजातीय हैं, मैंने माना कि ये दोनों आवेश सजातीय हैं, तो Q1 के कारण Q2 पर लगे बल की दिशा कहाँ की ओर होगी बच्चों? बाहर की ओर, और डिनोट करेंगे F21 से। F21 से कैसे? 1 के कारण 2 पर, 1 के कारण 2 पर, तो F21 वेक्टर 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, जिसके कारण लग रहा है उसके अंक बाद में और जिस पर लग रहा है उसका अंक पहले। तो F21 वेक्टर मतलब पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगा बल। आप फॉर्मूला लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में सदिश रूप के लिए R कैप। क्या लिख दिया बच्चों? R कैप। अब किसकी बारी है? तथा अब बारी है आवेश Q2 के कारण Q1 पर। अब आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगा विद्युत बल।
आपके आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगा विद्युत बल। तो देखिए बच्चों, अब हमारी बारी है F1 2 वेक्टर की। F1 2 वेक्टर की दूसरे आवेश के कारण पहले पर लगा बल। तो देखिए 1/4πε0 Q1 Q2, क्योंकि आप 1 की जगह पे 2 करते, 2 की जगह पे 1 करते तो ये आता Q2 Q1, तो मैं उसको गुणनफल में Q1 Q2 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे r² ही आएगा और यहां पर आएगा r कैप, लेकिन एक बदलाव हो जाएगा। देखिए Q1 के कारण Q2 पर लगे बल की दिशा बाहर की ओर। अब हालांकि सजातीय है तो प्रतिकर्षित करेंगे, यानी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो Q2 के कारण Q1 पर लगे हुए बल की दिशा, Q2 के कारण Q1 पर लगे हुए बल की दिशा नीचे की ओर होगी और डिनोट करेंगे F1 2 वेक्टर। आपका F1 2 वेक्टर 2 के कारण पहले पर लगने वाला बल। अब देखिए इन दोनों की दिशा विपरीत है, तो दिशा विपरीत है तो आप लोग बताइए, सदिशों का गुणधर्म होता है कि जब किसी भी सदिश की दिशा बदलती है तो उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। सदिशों का ये मूलभूत गुणधर्म है कि जब भी किसी सदिश की दिशा बदलती है तो उसका गुणधर्म, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर r कैप अगर प्लस में है तो यहाँ पर r कैप किस में आएगा, माइनस में। वहां पर r कैप प्लस में है तो यहाँ पर r कैप माइनस में। माइनस को बाहर निकालिए, F1 2 वेक्टर, तो माइनस बाहर निकाला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², साथ में r कैप। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार रिपीट कर लीजिए। देखिए मुझे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण करना है। इसके लिए मैंने एक निर्देशांक ज्यामिति XOY ली, उसमें बिंदु आवेश पर आवेश Q1 रखा और उससे r दूरी पर कोई आवेश Q2 रखा। अब Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर। मैंने दोनों को सजातीय लिया है, सजातीय लिया तो निश्चित तौर पर बलों की दिशाएं विपरीत, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो Q1 के कारण Q2 पर लगा बल, Q1 के कारण Q2 पर लगा विद्युत बल। तो 1 के कारण 2 पर तो F21 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² और साथ में r कैप। अब बारी किसकी है, Q2 के कारण Q1 पर लगा बल, Q2 के कारण Q1 पर लगा बल। तो F21 की जगह पे F12, 2 के कारण 1 पर लगा बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब चूंकि बल की दिशा बदली है तो आपके एक अंक सदिश की दिशा बदलेगी, और सदिशों का गुणधर्म होता है कि अगर दिशा बदली तो चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको मैं समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ, ये माइनस निकल जाएगा बाहर, तो ये बना F1 2 वेक्टर बराबर 1/4πε0 माइनस बाहर Q1 Q2 बटे r² और साथ में r कैप। अब आप समीकरण 1 का उपयोग कीजिए। समीकरण 1 से F1 2 वेक्टर बराबर माइनस, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, F21 वेक्टर। कहां से, समीकरण 1 से। इसकी जगह पर F21 वेक्टर, इसकी जगह पर F21 वेक्टर। तो हमारा रिजल्ट ये निकला। अब हमें इस रिजल्ट का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है कि ये रिजल्ट हमें बताता क्या है। तो देखिए बच्चों, F1 2 वेक्टर बराबर आया है माइनस का F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ये दोनों बल, आपके वेक्टर लगा हुआ है, चिन्ह माइनस है, इसका मतलब दिशा विपरीत है, और वो तो हमें दिख भी रही है, दिशा विपरीत तो दिख भी रही है इनकी। अच्छा, लेकिन बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब इनका परिमाण बराबर है। परिमाण कैसा है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये दोनों बल F1 2 वेक्टर और F21 वेक्टर, दोनों बलों का परिमाण तो आपस में समान है, दोनों बलों का परिमाण तो आपस में समान है, लेकिन चिन्ह माइनस है, इसका मतलब इनकी दिशा विपरीत है, इनकी दिशा विपरीत है। ऐसा कहाँ होता है जिसमें दो बल परिमाण में समान हो और दिशा विपरीत हो, तो याद कीजिए 11वीं क्लास न्यूटन की गति के नियम, और न्यूटन की गति के नियमों में गति का तीसरा नियम जिसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, और उसमें बताया गया था कि दो वस्तुओं पर लगने वाले बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो कूलॉम्ब नियम है जिसमें हम लोग विद्युत बल की बात करते हैं, वो किसका पालन कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का, क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में समान है, माइनस का मतलब दिशा विपरीत है। तो अतः आपका जो विद्युत बल है, विद्युत बल किसका पालन करता है बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया
नियम का पालन करता है। आपका जो विद्युत बल है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब मैं आई होप दैट आप लोगों को ये टॉपिक पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद अब हमारा एक अलग पोर्शन शुरू होने वाला है, जैसे पराविद्युतांक और विद्युत क्षेत्र। उसका इससे रिलेशन है लेकिन इतना नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। और हम आज की क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। और अपनी क्लास खत्म करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा आप सब लोगों के लिए, और ये बड़ी खुशी की बात है कि जो बच्चे एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि विदित है कि एयरफोर्स का पेपर लॉकडाउन की वजह से 1 महीने लेट है, वो जून में होने वाला है। अब आपका ये एयरफोर्स का पेपर जून में होने वाला है, तो आपके एयरफोर्स वाले बच्चों के पास अभी 1 सवा महीने का समय है। अब इस 1 सवा महीने के समय में उनको अपना सिलेबस कैसे रिवाइज करना है, तो वो मेरे साथ अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छी स्पीड से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए रिवाइज कर सकते हैं। मैं कल से अपनी इन एकेडमिक क्लासों के साथ साथ एयरफोर्स नेवी के लिए एक सेपरेट क्लासें चलाऊंगा, एक सेपरेट सेशन चलेगा जिसमें हम लोग केवल एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों के लिए सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए बच्चों एयरफोर्स और नेवी की अलग से क्लासें पढ़ने के लिए, क्योंकि ये एकेडमिक क्लासें आपकी कंपटीशन मिक्स हैं और वो हम लोग केवल स्पेशल कंपटीशन पढ़ेंगे। एयरफोर्स नेवी में आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, सिलेबस को देखेंगे। तो तैयार रहिए बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।